सत्यजीत रे साहब ने एक बार कहा था कि मैं विषय के ऊपर फिल्म बनाता हूं, अगर मुझे सब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है तब मैं फिल्म बनाता हूं। मुझे लगता है कि आपके लिए ही कहा होगा, क्योंकि आपने जो फिल्मों में या वेब सीरीज में विषय चुना है वो अद्भुत रहा है। चाहे गोलू गुप्ता का कैरेक्टर हो, संध्या का कैरेक्टर हो, पारुल का कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल जुदा है और मुझे लगता नहीं है कि उस कैरेक्टर से आप रियल लाइफ में कनेक्ट करती होंगी। तो अद्भुत कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं, जैसे मिर्जापुर का गोलू गुप्ता तो आप लोग को याद होगा ना। बिल्कुल, देखिए। और अभी कालकूट इनकी फिल्म आई है जिसमें ये एसिड सर्वाइवर का रोल कर रही हैं। गोन केस एक फिल्म थी आपकी जिसमें आपको एक बीमारी थी जिसमें बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाती हैं आप। फिर आप मिर्जापुर 1 और 2 में आपका वेरिएशन दिखता है, एक सीधी सी लड़की जो थोड़ी चुलबुली है अचानक से वायलेंट हो जाती है और एक पूरे साम्राज्य को, एक गैंग को संभालती है। तो अद्भुत तालियां बजानी चाहिए हम लोगों को, सारे लोगों को, श्वेता त्रिपाठी शर्मा के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल में आकर कैसा लग रहा है आपको? दैनिक जागरण, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मसान के साथ, तो हम लोग इनफैक्ट बनारस में थे और दैनिक जागरण का ही फिल्म फेस्टिवल था। तो कुछ जो प्रोफेशनल जो काम होता है तो वो सिर्फ जो ऑन स्क्रीन दिखता है वो नहीं होता है। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से बातचीत होती है, क्योंकि उतना ही आपका नज़रिया बदलता है। तो वो मेरा हमेशा रहा है दैनिक जागरण के साथ। सिनेमा जिसमें आप काम करते हैं, फिल्म जिसमें आप काम करती हैं, फिल्म्स आपके लिए क्या है? फिल्म्स मेरे लिए कहानियाँ हैं अपने ऑडियंस से जुड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग की कई चीज़ें हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम ना एक बबल में रहने लगते हैं और हमें लगता है कि उस बबल के अंदर जो जो हो रहा है, ज़िंदगी वही है, दुनिया वही है। फिल्मों के थ्रू हम उस बबल से निकलते हैं, क्योंकि आप एज एन आरजे, मैं एज एन एक्टर, या फिर एज अ जर्नलिस्ट, या फिर एज एन IPS ऑफिसर, हम लोग की जो ज़िंदगी होती है, जो इंट्रैक्शंस होते हैं, वो उस टाइप से डिफाइन होते हैं। लेकिन जब आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं एक एक्टर हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं पर्सनली नहीं एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, कालकूट में मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर का किरदार निभा रही हूँ। अब मुझे कभी भी मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये कहानियाँ बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। और हम क्या करते हैं ना कि हम सोसाइटी को ब्लेम करने लगते हैं कि सोसाइटी ऐसी है, पर वो हम ये भूल जाते हैं कि हम ही वो सोसाइटी बना रहे हैं। तो जैसे चाहे मसान हो, जो कि एक 2 लोगों के बारे में कहानी है जिनको प्यार हो जाता है, तो हम क्यों उसमें कास्ट, क्लास, जेंडर, एज ये सब डालते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कहानियाँ जो चुनती हूँ उनसे ऑडियंस को अगर कुछ महसूस करा पाऊँ या फिर आपको कुछ सोचने में मजबूर कर दूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक विक्ट्री होती है। चाहे जैसे गॉनकेश, एलोपेशिया करके एक होता है, एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपके बाल आप लूज़ करने लगते हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं होता है तो अलग अलग टाइप के, चाहे इंजेक्शंस होते हैं, अलग बहुत सारे लोग नुस्खे बताते हैं, तरीके बताते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि आपके बाल आए ना आए, लेकिन आपके सपने टूट जाते हैं। तो इसलिए मुझे भी एलोपेशिया के बारे में पहले पता नहीं था, फिर जब जाना समझा तो फिर मुझे लगता है ये कहानियाँ बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि हम सब थोड़ा निकलें बाहर और एक दूसरे की हेल्प भी करें ग्रो करने। क्या बात है मैम, मैं पढ़ रहा था कि आप लॉयर बनना चाहती थी, आपके पिता IAS ऑफिसर रहे हैं, फिर आपने फैशन की पढ़ाई की। मतलब लॉयर बनना चाहती थी, फैशन की पढ़ाई की, और फिल्मों से कब कैसे टकरा गई? तो कहते हैं ना कि एक्टिंग का कीड़ा अगर आपको बचपन में काट ले तो आप चाहे ज़िंदगी में जो भी कर लो वो आपको बाइट रहती है। थैंकफुली मम्मी पापा को बहुत ही स्टेज में, कल्चर में इंटरेस्ट था, तो मुझे लॉयर इसलिए बनना था क्योंकि मुझे उनको आवाज़ देनी थी जिनके पास आवाज़ नहीं है, या फिर उन लोग को पावर देनी थी, उन लोग को स्ट्रेंथ देनी थी जो अपने आप को नहीं होती है बहुत लोगों के पास। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मैं जानती हूँ कि ये सबकी फैमिली ऐसे नहीं होती है, तो अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे लॉयर बनना था। अब मैं एक्टर हूँ,
अब मुझे लगता है कि इसलिए वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि इस टाइप की मैं फिल्म्स करूँगी। मुझे तो यशराज की हीरोइन बनना था, जो कि मतलब पीले खेतों में पीला सलवार सूट लेके पीले दुपट्टे के साथ गाने पे मैं नाचती हुई जाऊंगी, रंग सब भरे कुछ बादल से, बिल्कुल तेरे नैनों के काजल से। बिल्कुल खुशी खुशी होगा, प्यार होगा, रोमांस होगा। लेकिन एज लक वुड हैव इट, क्योंकि जो घर पे जो बातचीत सुनी और जो हमारे इनफैक्ट मेरे पापा से मुझे याद है बचपन से हम लोग बचपन में ऐसी कुछ बात हुई थी कि जो शादी होनी चाहिए तो किस टाइप का लड़का होना चाहिए। तो पापा ने कहा था कि कास्ट, रिलीजन, इस सब से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए बस। वो कितना कमाता है ये सब भी उनको नहीं था, क्योंकि और मेरा हमेशा यही रहा है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे खुद कमाने चाहिए उतने पैसे, और फिर आप दूसरों की हेल्प करो। दूसरे पे मतलब आप सपने लो, टाइम भी लो, लेकिन एज लॉन्ग एज आप कुछ कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप उसके लिए काम कर रहे हो, और आपकी चाहे सपना हो या आपका पर्पस हो, सो दैट्स ऑल राइट। तो ये इसलिए जो मेड इन हेवन का भी जो एपिसोड था, जो था कि मेरा कैरेक्टर जो प्रियंका मिश्रा का है, कि जब डाउरी की बात होती है तो वो डाउरी नहीं मंजूर है। तो ये सब तो मुझे लगता था कि यही तो स्टैंड अप लेना है, यही तो स्टैंड लेना है। तो और ये हमेशा से बचपन से मुझे पता था, और ये ऐसा नहीं कि मेरे घर पे किसी ने बोला था, मुझे ये था कि मैं डाउरी नहीं दूंगी क्योंकि वो बात गलत है। तो और उन चीज़ों के लिए सही चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ना चाहिए। उसमें आप कोई छोटे नहीं हो जाते हो, और मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, ये तो मैं आपको पहले से बोल रही हूँ कि एकदम आसान नहीं होगा। लेकिन जो सही है वो आपको जो खुशी देता है ना जितनी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए खड़े होते हो, आप लड़ते हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, आप पूरे, चाहे आप लड़की हो के आप लड़ रहे हो या फिर अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो या रिलीजन के लिए कर रहे हो, तो प्यार बांटते हैं ना। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को छोटा दिखा के या एक दूसरे से लड़के, उससे किसी को कैसे खुशी हो सकती है। बिल्कुल। और मैं पढ़ रहा था कि आपने डायरेक्शन भी किया, असिस्टेंट डायरेक्शन किया, आपने फिल्मी मैगजीन में काम किया, फोटोग्राफी का शौक है आपको, वेब सीरीज कर रही हैं आप, फिल्में कर रही हैं आप, इतनी खूबसूरत हैं, तो भगवान के साथ क्या सेटिंग थी कि इतना टैलेंट, इतनी खूबसूरती, सब कुछ आपने ही ले लिया? नहीं, मैं ब्लेस तो अपने आप को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनसे बहुत सपोर्ट मिला है। कभी भी ये नहीं था कि क्यों करना है, कैसे करना है। पापा की हमेशा एक चीज़ थी कि ग्रो करते रहना है, चाहे करियर चेंज करो, जो भी करना है एप्स। क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में फेमिना करके एक मैगज़ीन है, वहाँ पे उसमें फ़ोटो एडिटर थी, मैंने इंटर्नशिप की वहाँ पे, और फिर वहीं पे जॉब लेके दैट इज़ हाउ आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, एंड वहीं पे अपना थिएटर ग्रुप भी स्टार्ट किया। सुबह काम पे जाती थी और शाम को उन लोगों के साथ थिएटर करती थी जिनके जॉब्स थे, जिनको थिएटर करने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन टाइम की वजह से या प्रोफेशन की वजह से वो नहीं कर पाते थे। तो हम लोग रात को मिलते थे और स्क्रिप्ट्स की बात करते थे। तो बॉम्बे ने एक बहुत ही नर्चरिंग इन्वायरमेंट तो दिया है, और किसी को कोई मतलब नहीं होता कि आप कितने बजे आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, सबको काम से मतलब है। तो ये एक बॉम्बे की बहुत अच्छी चीज़ है जो बॉम्बे ने भी हेल्प की। तो आई थिंक टचवुड बहुत सपोर्ट, इवन मीडिया, मतलब कई लोग अभी मुझसे पूछते हैं कि इंडस्ट्री ऐसी है या वैसी। मुझे लगता है यार हर टाइप के लोग हर जगह होते हैं, आपको काम कैसा करना है आप वैसे लोग अट्रैक्ट करते हो। तो अगेन इवन वर्क वाइज आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद डायरेक्टर्स लाइक नीरज घेवान। अब मसान जैसी मूवी अगर कोई बना रहा है तो आप उनका थॉट प्रोसेस तो वैसा होगा ही होगा, एक अच्छा होगा, बिकॉज अगेन आपका पर्पस जो है दैट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड, इट्स नॉट सेल्फिश। मसान की बात जिसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वो कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गई, विदेशों में गई, लॉस एंजलिस भी गई, और कमाल का काम आपने किया, एक स्वीट चुलबुली लड़की। तो मसान कैसे मिला और उसके लिए क्या तैयारी थी उस कैरेक्टर के लिए? मसान से पहले मैंने एक्चुअली एक फिल्म की थी हरामखोर, जो बाद में रिलीज़ हुई। तो पहली हुई थी मसान, उसमें मैंने मोस्टली जो काम किया है उसके लिए मुझे ऑडिशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि समहाउ द डायरेक्टर राइटर जब उन्होंने मुझे देखा था तो उन्होंने शालू को मुझ में देखा। तो मुझे पहले से पता था कि मैं शालू हूँ। एक चीज़ जिसके लिए ऑडिशन किया था और जो मिली थी वो है मिर्ज़ापुर। पर मसान क्योंकि मम्मी लखनऊ से हैं, पापा ने अपनी पढ़ाई की इलाहाबाद में, तो वो लहजा सोच सब कुछ ही था।
तो मसान के लिए हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कुछ फिल्में दी थी। रिचा चड्ढा को अलग दी थी, विकी को अलग दी थी, मुझे अलग दी थी हमारे कैरेक्टर्स के हिसाब से कि ये फिल्में देखो। और मेरी जिस टाइप की फिल्में थी वो बहुत ही प्योर लव के बारे में थी, जहाँ पे अगेन जो हमारी फिजिकलिटी होती हैं या फिर हम जहाँ पे बॉर्न होते हैं वो हमारे प्यार को डिफाइन नहीं करता है। प्यार को वो डिफाइन करता है कि आप एक दूसरे इंसान के लिए आप कैसा महसूस कर रहे हो, बिकॉज दैट अगर कोई चीज़ प्योर हो तो वो बुरी नहीं हो सकती। तो ये सब हमने बात की थी खूब सारी। और हमने जो पहला सीन भी जो शूट किया था वो था तू किसी रेल से गुजरती है। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ था कि बिफोर टॉकिंग, बिफोर सेइंग एनी डायलॉग्स, हमने वो प्यार महसूस किया गाने में। तो बस एक बार वो जब सुर पकड़ लिया तो फिर तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। आपकी एक खास बात रही है कि आप चुनिंदा एक्टर्स के साथ काम कर रही हैं, उनका जो बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी थे उस फिल्म में, बाद में भी आपने काम किया, विजय वर्मा, विकी कौशल। पहले तो इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए कि उसके बावजूद आपने अपनी पहचान बनाई, आप नोटिस हुई और बहुत जोरदार तरीके से नोटिस हुई। तो इसके पीछे क्या स्क्रिप्ट आप उस समय देख रही थी, क्योंकि आप न्यू कमर थी, आपको उतना मौका नहीं था कि मैं स्क्रिप्ट देख के चुनूं, और हाँ कर रही थी, क्या सोच रही थी फिल्म बनाने से पहले? जैसे हरामखोर नवाजुद्दीन थे आपके एक्ट्रेस को एक्टर जो इतने बड़े एक्टर हैं, तो क्या सोच रही थी, क्या चल रहा था आपके मन में? तो पहले भी मेरा फिल्में चूज़ करने का वही था जो आज है कि स्क्रिप्ट में जब पढ़ती हूँ तो मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर ग्लैमर, फैंस, पैसा, पॉपुलैरिटी, वैनिटी वैन सब एक तरफ है, लेकिन जब आप ऐसे किरदार निभाते हो तो वो आपका खून पसीना जान भी ले लेते हैं। तो क्योंकि आप जब वो कॉस्ट्यूम पहन रहे हो, जब आप उनका मेकअप कर रहे हो या फिर उनका स्कार कर रहे हो या फिर उनकी ज़िंदगी, उनकी भाषा बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक थोड़ा पार्ट उनके पास रह जाता है, किरदार के पास रह जाता है, और उनका किरदार का पार्ट थोड़ा हमारे अंदर रह जाता है। तो ये जर्नी मुझे लगता है कि मैं उनकी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे जिनमें इंटरेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं इतने घंटे अपने आप को जो साइक करती हूँ। मुझे याद है कि मिर्ज़ापुर के 3 से भी पहले मैं लेटी हुई थी और मैं यही सोच रही थी कि गोलू की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रही है। तो अगर मैं इतना अपना टाइम एफर्ट से ज़्यादा कि अपनी बॉडी को वो गो थ्रू करा रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी टफ, बिकॉज आप रिवेंज सोच रहे हो, आप सोच रहे हो इट्स नॉट अ pleasant experience because you have seen characters who are your lover or your sister being killed in front of you. These are not, अब आपकी, हमें पता है कि ये किरदार है, ये मेरी असल ज़िंदगी में नहीं हो रहा है, बट आप अपनी बॉडी को जब एक पैनिक का, क्योंकि एक्टिंग में मैं ब्रीदिंग बहुत यूज़ करती हूँ, तो जब आप पैनिक वाली ब्रीदिंग कर रहे हो, आपके हर बॉडी सेल को तो नहीं पता ना कि आप एक्टिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। तो कई मेरे, क्योंकि मुझे तो हाई स्टेक ड्रामा परफॉर्मेंसेस पसंद है, तो कई बार आई हैव गॉन इनटू अ स्पाइरल एंड इट्स नॉट बीन ईजी, इनफैक्ट इवन विद सीजन 3। बट देन जब आप अपना काम देखते हो और आप देखते हो कि कहानी कैसे आ रही है, डायरेक्टर और राइटर ने कैसा जस्टिस किया है, तो आपको लगता है कि ठीक है यार, अगर जान भी देनी पड़ी इसके लिए, मतलब नॉट लिटरली बट हाँ, मतलब साइकोलॉजिकली अगर जान उसके लिए देनी पड़े तो वो मंजूर है। तो इमोशनल रिस्पॉन्स टू एनी स्क्रिप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने ऑडिशन दिया मिर्ज़ापुर के लिए, और गजगामनी गुप्ता जो कि जीजी बन गई, गोलू गुप्ता बन गई, और मतलब हर यंग से लेके सारे सिनेमा लवर्स के जुबान पे गोलू गुप्ता का डायलॉग्स, गोलू गुप्ता की सारी चीज़ें हैं। तो मिर्ज़ापुर कैसे मिला, और गोलू गुप्ता के कैरेक्टर के लिए क्या तैयारी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में बहुत वेरिएशन है आपके ही कैरेक्टर में। आप एक चुलबुली बिंदास लड़की हो फर्स्ट में, और सेकंड में आप अचानक से वो सिवान वाले जो त्यागी विदर्स के साथ आप डील करते हो, और बहुत सारे बोल्ड डायलॉग्स हैं। तो मिर्ज़ापुर की क्या कहानी है? तो क्या हुआ था कि पहले मसान आई, फिर हरामखोर आई, फिर उसके बाद बाकी भी जो फिल्में आई, तो सब मुझसे पूछते थे कि श्वेता कमर्शियल काम कब करोगे। तो मैंने कहा यार कि मतलब ये मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, जो कमर्शियल काम करते हैं आप उनसे पूछते हैं कि आप इंडी सिनेमा या कंटेंट ड्रिवन आप कब करोगे। सो व्हाई आर यू मेकिंग मी फील दैट व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट ओके, और इट्स नॉट इनफ। एंड हमारा यही है कि हमें लगता है कि जो चलता है वो चलता है, बट ऐसा नहीं है। हम वो इनकरेज नहीं करते हैं लोगों को जो इंसान को करना हो, जो कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिर्ज़ापुर का मैंने ऑडिशन दिया था और कॉल आया, और फिर हुआ कि यू बीन सेलेक्टेड, और 2 एपिसोड भेजे गए कि आप करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं। और मैं एयरपोर्ट पे थी
और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और गोलू तो फर्स्ट एपिसोड में है भी नहीं, पर इतनी पुनीत जी जो हमारे राइटर हैं, इतनी बढ़िया तरह से उन्होंने किरदार और दुनिया बनाई थी कि मुझे ये पता था कि मुझे इस दुनिया का पार्ट होना है। क्योंकि अगर कोई भी किरदार लिखा जाएगा तो जस्टिस तो होगा ही होगा, बिकॉज ही इज़ सच अ ब्रिलियंट राइटर। सीज़न 1 में मुझे ये भी पता था कि मेरा गोलू का पार्ट लिमिटेड है, और अगर बहन और लवर जाने वाले हैं तो ऑब्वियसली सीज़न 2 में पार्ट इम्पैक्टफुल होगा। तो ये दिस वॉज अ बेट दैट आई प्लेस्ड, इट वॉज अ रिस्क आप एज एक्टर्स लेते हो, क्योंकि चूजिंग प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो दैट। और मुझे याद है, मैं लाखों में एक शो है प्राइम वीडियो पे, वो भी काफी बेहतरीन रही जी, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है उसमें। एक मैं जूनियर डॉक्टर का किरदार निभाती हूँ, तो मैं उसके शूट से वापस आ रही थी अपने डायरेक्टर एंड ऑल के साथ, एंड एकदम से मैंने रास्ते में देखा एक होर्डिंग गजगामिनी गुप्ता की, और उससे पहले मैंने कोई अपनी होर्डिंग नहीं देखी थी। और मैं कुछ बात करी थी गाड़ियों में, जैसे ही मैंने वो देखा तो मैं एकदम चुप हो गई, एंड सब हंसने लगे। मैंने कहा ये जो फीलिंग है ना ऑफ कमर्शियल, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो मिर्ज़ापुर ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, जब लोग जब मुझे दीदी बुलाते हैं मुझे तो बहुत खुशी होती है। चाहे मैं नोएडा में एक शूट कर रही थी और हम लोग जा रहे थे, एक लंबा चौड़ा लड़का जा रहा था, उन्होंने कहा अरे गोलू दीदी। तो ये जो रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है जो मिर्ज़ापुर की वजह से है, और सीज़न 3 कुछ महीनों में आने वाला है, और मैं ये गारंटी देती हूँ आप लोग को कि इट विल बी द बिगेस्ट भौकाल जो हमने कभी देखा हो। और गजगामिनी गुप्ता तो अलग ही उसमें अब आपको फील में, शेप में नजर आने वाली है। और मैंने पढ़ा कि आपकी सासू अम्मा जो बिहार से हैं, जब आप गोलू गुप्ता का कैरेक्टर निभा के घर गई तो उन्होंने हक किया आपको बहुत जोरदार, और उन्होंने कहा कि मैं श्वेता को हक नहीं कर रही हूँ, मैं गोलू गुप्ता को हक कर रही हैं। तो क्या था वाकया वो वाला? तो मिर्ज़ापुर सबसे पहले मेरे घर वाले देख लेते हैं कोई भी एपिसोड आता है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी शो आए या जो फिल्म आए, दैट दे वांट टू सी इट द फर्स्ट। एंड ऐसा नहीं कि अगर कुछ नहीं पसंद आए तो वो बोलते भी हैं, बिकॉज अगेन ये भी पापा ने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को येस मैन से सराउंडिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आपको सच्चाई बताए। अब सच्चाई भी आप प्यार से बता सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको स्टर्न या गुस्से में बोलना है, या एक रियलिटी चेक भी प्यार से दिया जा सकता है। तो घर पे हमारे ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है वो अप्रिशिएट होती है, और अगर कोई चीज़ बेहतर बन सकती है तो वो भी डिस्कस होती है। तो मैया मेरी जो मदर इन लॉ हैं, तो मैं जब घर आई थी और काफ़ी लेट था, और तब उन्होंने देखा हुआ था, एंड उन्होंने दरवाज़ा खोला और लेट हो गया, तो फिर भी वो सोई नहीं थी क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती थी, और उनके आँखों में एकदम आंसू थे, और वो उन्होंने मुझे हग किया, और उन्होंने मुझे बोला कि उनको बहुत बुरा लगा गोलू के लिए, और वो रो रही थी, पर मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि वाह। और फिर ये भी घर पे बात हो रही थी कि अरे घर में गोलू रहती है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्ट कर दी है गोलू ने। पंकज त्रिपाठी हैं फिल्म में, जो कि बिहार से ही हैं और एक बड़े एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं, और बड़े सारे एक्टर्स जो रहे हैं मिर्ज़ापुर में वो कमाल के। तो कोई वाकया ऐसा जो, क्योंकि आम ऑडियंस जो है ये सब चीजें जानना चाहती है कि क्या हो रहा था फिल्मी सेट पे, कुछ मजेदार सा इंसिडेंट। पंकज सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मसान में भी आप दोनों थे, उन्होंने कहा कि एक डायलॉग था ना फिल्म में कि खीर अगर नहीं खाया तो मानव जीवन में ही क्यों आए। तो क्या एक्सपीरियंस? तो उनको तो मैं सीनियर त्रिपाठी बुलाती हूँ, और उनसे बात करना, जब आप बैठते हो उनके साथ तो ऐसा लगता है कि आप बस सुनते जाओ, आप बस एक नोटबुक पेन रख लो, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो ऐसे जेम्स निकलते हैं, तो कि बस आप ये वो लिख लोगे, अगर समझ लोगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। एक बार हम सीज़न 2 जो था लॉकडाउन में रिलीज़ हुआ था, और उनका हम लोग तो सारे जूम पे इंटरव्यूज़ थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना, एक जो एनर्जी होती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जूम पे सारा सब स्क्रीन पे हो जाता है, आँखें में दर्द करती हैं। तो उसमें पंकज जी और मैं थे, और जो जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने पूछा कि श्वेता क्या फ़ील कर रहे हो आप सीज़न 2 के बारे में? तो मैंने कहा कि बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं श्वेता, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि एक्टर का जॉब सेट पे ख़त्म हो जाता है। आपके जो हाथ में नहीं है उसके बारे में आप परेशान मत हो। हमने शो बनाया, अब ना ये ऑडियंस के ऊपर है कि वो उनको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, कितना प्यार देंगे, फ़ैन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैंने वो बात बहुत अप्रिशिएट की, क्योंकि ज़रूरी है जो सीनियर्स हैं हमारे, वो अपने एक्सपीरियंस से, अब वो ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा लाइफ जी है और देखी है, तो उससे अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो क्यों ना सीखें। ये बात हुई थी दोपहर में। रात को उनका फ़ोन आया, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको बोला था कि तुम वो एक्साइटेड है, तुमने उसकी एक्साइटमेंट को फुस क्यों किया।
एंड ही सेड कि मैं श्वेता मैं सॉरी कि अगर तुम्हें ऐसा बुरा लगा। मैंने कहा नहीं सर, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, बट इट्स सो स्वीट ऑफ हिम कि फिर भी वो एंड उनकी वाइफ वो सोचते हैं कि दूसरे इंसान को क्या लग रहा है, क्या नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमें जो लगता है कि अरे ये तो आसान बात है या सबको ये सुन लेनी चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल जर्नी होती है, सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद सीख के आप आगे बढ़ते हो। तो वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, उनके कभी कंप्लेन करते हुए हम उनको नहीं सुनते। अपने उनके साथ एक्टिंग करके खुद की एक्टिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। कोई जीजी का डायलॉग, गोलू गुप्ता का एक आध डायलॉग आप बोल दें प्लीज। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्ज़ापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। क्या बात है। जैसा कि आपने बताया कि साइकोलॉजिकली भी आप कैरेक्टर से जुड़ जाती हैं और हर आपकी एक्टिंग में खूबी ये है कि किरदार के नाम से आप जानी जाती हैं और ये एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो एक्टर्स होते हैं यही पाने की कोशिश में जीवन भर लगे रहते हैं कि मुझे अपने नाम से नहीं बल्कि किरदार के नाम से जाना जाए। विकी कौशल, नाना पाटेकर, ऋतिक रोशन, मनोज बाजपेयी जो अलग अलग तरह के एक्टिंग करते हैं उनका एक अलग रिवाज है। नवाजुद्दीन जैसे वो गांव चले जाते हैं बहुत सीरियस कैरेक्टर के बाद, वो फिल्म को अपने कैरेक्टर को छोड़ते हैं अपने आप से। तो आप कैसे उतरती हैं कैरेक्टर में? जैसे गोन केस, कंजूस मक्खी चूस बिल्कुल कॉमेडी फिल्म, डॉक्टर श्रेया, संध्या, पारुल, तो कैसे कैरेक्टर में उतरती हैं और उस कैरेक्टर को कैसे फिर छोड़ती हैं? मेरे लिए एक चीज़ तो एक्टिंग के भी अलग अलग स्कूल्स हैं। बाय स्कूल्स आई डोंट मीन इंस्टीट्यूट, बट अलग अलग थॉट प्रोसेस कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम उसमें घुस जाना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ टेक्निकली अप्रोच करना चाहते हैं। तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि इमोशनल कनेक्ट क्या है। क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स का अगर आप मुझसे फेवरेट कलर पूछोगे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सोच क्या रहे हैं, वो फील क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन में, या कोई ऐसे क्या इवेंट्स हैं जिन्होंने चेंज कर दिया है उनको, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ मेरी जो ट्रिक्स हैं जो मेरे लिए काम करती हैं, मुझे म्यूज़िक बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो मेरे मेरे फ़ोन में सारे कैरेक्टर्स के नाम है और प्लेलिस्ट है। और ये गाने वो नहीं है कि वो कैरेक्टर क्या सुनता है, पर ये वो गाने हैं जो जब मैं सुनती हूँ तो मैं उस जोन में, उस दुनिया में चली जाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गोलू की जो अगर प्लेलिस्ट है तो वो बहुत ही हार्ड, बहुत ही अग्रेशन वाली, मतलब उसमें मस्ती वस्ती कुछ नहीं, मतलब वो कोई सुन के जिम वर्कआउट के लिए बहुत ही अमेजिंग है। जो ये काली काली आंखें की शिखा है, क्योंकि वो गोलू गुप्ता से एकदम ही अलग है। वो मतलब प्यार में इतना बिलीव करती हैं कि उनके लिए प्यार सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनकी जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारा प्योरिटी ऑफ लव है, बहुत सारा दर्द है। पारुल है जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। जैसे मैं हमेशा एसिड अटैक विक्टिम बोलती थी, लेकिन मैं जब उनसे मिली और मैंने रियलाइज़ किया कि वो विक्टिम नहीं है, वो लोग सर्वाइवर्स हैं एंड उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है हम लोगों से ज़्यादा। तो पारुल की 2 प्लेलिस्ट हैं। एक इज़ बिफोर द एसिड अटैक, बिकॉज जब ऐसा कुछ हादसा होता है आपकी लाइफ में तो वो आपके कोर को हिला देता है। सो देन, क्योंकि जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो तो आपके सिर्फ शक्ल नहीं चेंज हुई है, बट आपके सपने, आपके रिलेशनशिप्स, आपके जो घर वाले होते हैं, आपकी दोस्ती, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड किसी और की वजह से, बिकॉज समबडी एल्स थिंक्स दैट यू शुड बी पनिश्ड फॉर समथिंग दैट दे थिंक इज़ नॉट राइट। तो पारुल के ऐसे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। तो म्यूज़िक मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मिर्ज़ापुर 3 करके मैं एक स्पाइरल में चली गई थी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही, मतलब इतना सब कुछ खून खराबा, रिवेंज, हम लोग हमेशा गन्स होती हैं, असली गन्स होती हैं जिनके साथ, लेकिन ऑब्वियसली उसमें ब्लैंक्स होते हैं। ब्लैंक्स होते हैं मतलब कि वो कोई भी आप शूट भी करोगे तो कोई किसी को चोट नहीं लगेगी उससे, बट द गन्स आर रियल। तो वो हम हमेशा हमारी हमारे पैंट में होती हैं, हमारे अराउंड होती हैं। मेरी एक दोस्त हैं जो कि एक थेरेपिस्ट हैं, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उसमें धंसती जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम गोलू के लिए प्लेलिस्ट करती हो कैरेक्टर में घुसने के लिए, पर कैरेक्टर से निकलने के लिए क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने रियलाइज़ किया हाँ ये तो सही है, चाहे जितना भी आपको, चाहे इट्स द टाइम टू डिस्को सुनना हो या जो भी हो, पर बहुत ज़रूरी है कि किसी और से इन टच होने के चक्कर में आप अपने से टच ना लूज़ कर दो। सो दैट वाज अ वेरी गुड प्रोसेस दैट आई हैव लर्नड एंड सिंपल है पर आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग हैं जो इस बात को सीख सकते हैं कि आप एक्टिंग अगर करना चाहते हैं, चाहे वो थिएटर हो, फिल्में हो या किसी भी फॉर्म में हो, आप सीख सकते हैं कि आप कैसे कैरेक्टर में जाते हो और कैसे कैरेक्टर से निकलते हो। तो भाई आप लोगों ने मतलब सीखा होगा, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग मुझे दिख रहे हैं
जो यहाँ मुझे लगता है कि एक्टिंग भी थोड़ी बहुत सीखने आए हैं। तो मेरा अगला सवाल भी इससे रिलेटेड है कि पटना जैसा शहर जहाँ के लड़के या लड़कियाँ एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको मुंबई का बहुत पता नहीं होता है कि कैसा स्ट्रगल होगा। उनको लगता है कि अरे हम भी जाएंगे, फाड़ देंगे, पर्दा पे आ जाएंगे, ऑटोग्राफ देंगे। तो क्या स्ट्रगल रहता है और क्या सलाह दोगे सारे लोगों को जो एक्टर या फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, एज ए स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, व्हाटएवर? तो आप क्या सलाह दोगे उन सारे लोगों को? क्योंकि अभी जो इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि जब मैंने कहा कि मैंने हेल्प मांगी, क्योंकि हम लोग को अगेन उतना कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, या हम जिनसे हमारे जो घर वाले भी होते हैं, दोस्त वाले भी होते हैं, अगर उनको पता भी हो कि कुछ तकलीफ है, लेकिन समटाइम्स दे वोंट हैव द सोल्यूशन, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। तो प्लीज़ आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप कमज़ोर नहीं हो जाओगे, कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, अगर सोचेगा तो फिर वो उस पर्सन की जर्नी है। तो हेल्प प्लीज़ मांगिए। अगर आपको एक्टर बनना है, आपको इंडस्ट्री से लेट होना है, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटर, तो पहले अगर आप ये समझ सकते हो कि आपको ये क्यों बनना है, क्योंकि अगर वो थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है तो आपको हेल्प करती है वो चीज़। ग्लैमर, ट्रस्ट मी, दैट इज़ द लीस्ट एक्साइटिंग बिट ऑफ दिस, ऑफ बीइंग एन एक्टर। बिल्कुल वैलिड है, अगर आपको वो करना है तो कुछ गलत नहीं है उसमें, पर आपको किन कहानियों से जुड़ना है, ये सारी जब आपको समझ आ जाती है, क्योंकि आप अट्रैक्ट करते हो, आप सिर्फ लोगों को नहीं, आप लिटरली आप एक अगर खिड़की खोलोगे तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ बॉम्बे में एक्टिंग नहीं होती है। मैं जब दिल्ली में थी तो मैं दिल्ली में भी कॉलेज से आई वॉज ऑन स्टेज। तो आप एक्सप्लोर करो, आप जितना अच्छा सिनेमा देख सकते हो, सिर्फ इंडियन भी नहीं, सिर्फ इंडी नहीं, सिर्फ पैरेलल भी नहीं, आजकल तो ओटीटी की वजह से इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं। आप देखो, शायद आपको ईरानियन सिनेमा अच्छा लगे, शायद आपको कोरियन अच्छा लगे, बहुत सारी फिल्म है। मेरी एक फेवरेट फिल्म है जोजो रैबिट करके, जो कि एक इंग्लिश फिल्म है जिसको ऑस्कर भी मिला है। आप देखो, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी दुनिया जितना खोल सकते हो। और एक जो ब्यूटीफुल चीज़ हुई है एज एन एक्टर और एज अ क्रिएटर, जजमेंट आप छोड़ दो, क्योंकि जब आपका कोई किरदार कोई अच्छी या बुरी चीज़ करता है ना, तो वो आप उसको डिफाइन करना वो बहुत मुश्किल होता है। ये नवाज भाई ने कहा था, रिलीजन कैरेक्टर का होना चाहिए, एक्टर का नहीं। बिल्कुल। क्योंकि एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटर, बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। आप ये नहीं कह सकते अरे नहीं नहीं ये मैं नहीं करूँगा। आपका अगर किरदार करेगा तो आप भी करोगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ करना है तो क्यों करना है, और लगे रहो। और ऐसा नहीं है कि कुछ एक कोई चीज़ आ जाएगी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चाहे आप शाहरुख खान को देख लीजिए, चाहे नवाज़ भाई को देख लीजिए, चाहे बच्चन साहब को देख लीजिए, ऊपर नीचे तो ज़िंदगी होगी, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मसान जब आई थी उसके बाद हरामखोर को 5 साल लगे रिलीज़ होने में, या फिर मिर्ज़ापुर अभी 3 साल बाद आ रही है। तो ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं और उसी में मज़ा है, क्योंकि जब सब चीज़ अच्छी होती है तो हमारा सीखना कम हो जाता है। जब हम मुश्किल कुछ करते हैं या जब हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है हमारे अपने हिसाब से, तब जो लर्निंग होती है ना वही हमें लंबी लेके जाती है। तो अगर कोई रोड ब्लॉक आता है या कोई मुश्किल आ रही है तो उसको बुरा मत सोचिए, बल्कि वो तो ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि उसी से ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। ओटीटी के आने से सिनेमा का दायरा बहुत बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वायलेंस, बहुत गालियाँ, बहुत कुछ होता है ओटीटी में। तो आपके क्या थॉट हैं इस पे कि ये नहीं, जो ओटीटी है वो उसमें थोड़ा सा फिल्टर होना चाहिए, या जैसी बन रही हैं फिल्में या सीरीज वैसे ही बननी चाहिए? ये मुझे लगता है वही चीज़ है कि दूसरे पे पॉइंट करके फिंगर उठाना कि ओटीटी में ये होता है। तो हमारे शहरों में, हमारे गाँव में हमें क्या लगता है कि हम आर वी नॉट गोइंग टू शो व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज आर्ट विल ऑलवेज मिरर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। अभी इतनी सारी विमेन को, आप चाहे सीईओज हों, चाहे आप देखो अभी जो पार्लियामेंट में भी जो हो रहा है नाउ 33%, नाउ ये चेंज सिर्फ एक सेक्टर में नहीं होगा। अगर लॉयर्स, सीईओज, जो पोजीशंस ऑफ पावर विमेन को मिल रही है वो सिनेमा में भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिनेमा में मिल रही है बाहर नहीं मिलेगी। तो आप जो पावर देखना चाहते हैं, आप जो चेंज देखना चाहते हैं, वो खुद भी करिए। अगर जो वायलेंस है, वायलेंस सिर्फ गन से नहीं होता है, वायलेंस बदतमीजी से भी होता है कि आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, आप उससे बदतमीजी से बात करें, वो भी वायलेंस है। ट्रॉमा देना गलत है, बांटना है तो प्यार बांटो। तो मुझे लगता है जिनको भी तकलीफ़ें हैं, हम मिर्ज़ापुर देख के या कोई भी ऐसे देख के आपको रियलाइज़ होगा कि जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उनका लॉस ही है। तो इनफैक्ट वो ग्लोरीफाई हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एंड और जो हमें वायलेंस से तकलीफ़ है, 100% हमें वायलेंस से तकलीफ़ होनी चाहिए, क्योंकि किसी के अगेंस्ट वायलेंस नहीं होना चाहिए। और वो
सिर्फ किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की या लॉयर्स की, उनका नहीं, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ हो तो हम खड़े हों और हम मेक श्योर करें कि हमारे घर पे ना हो। पहले अपने घर को साफ कर लेते हैं, फिर कॉलोनी, फिर शहर की बात करते हैं। कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है और श्वेता त्रिपाठी शर्मा उसके सबसे करीब है उस कैरेक्टर के? एक फिल्म है कार्गो करके, जो कि आरती कतव बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, साइंस फिक्शन फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे है, आप लोग देखिएगा, बहुत ही स्वीट सिंपल, विक्रांत मैसी है उसमें। तो उसमें युविष्का है, उसमें मैं एक एस्ट्रोनॉट प्ले करती हूँ। तो उसमें एक पावर है लोगों को हील करने की। तो अगर इफ़ आई कुड हैव अ सुपर पावर आई वुड लव टू हैव दैट। तो वो डेफिनेटली, बट ऑल्सो गजगामिनी गुप्ता, क्योंकि जैसे सीजन 1 में वो कहते हैं कि वायलेंस अगर करना है तो तुम हमारे लिए कन्वर्सिंग नहीं करोगे, क्योंकि वो वायलेंस में बिलीव नहीं करती है। वो वायलेंस में अभी सीजन 2 में भी नहीं करती है। लेकिन फिर वही है कि जब आप किसी को भी एक कोने में इतना पुश कर दो ना, किसी भी इंसान को, चाहे मुन्ना भैया का भी एग्जाम्पल ले लो, जो हमें लगता है कि अरे वायलेंस कहाँ से आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये सीड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो सीड हटाना इंपॉर्टेंट है कि हम किसी को ऐसा क्यों महसूस कराएं कि फिर हम ही कहें कि अरे ये तो मॉन्स्टर बन चुके हैं या फिर वो ऐसा हो रहा है। तो गजगामिनी की भी लाइफ में मतलब कि आपने इतना किसी को घोट दिया है कि फिर आप कहते हो कि अरे ये तो जब पर्सन रिटेलिएट करता है तो आप कहते हो कि ये मॉन्स्टर है। तो वो बहुत ज़रूरी है। बट गजगामिनी गुप्ता से मैं काफ़ी इट्स द टफेस्ट पार्ट आई हैव प्लेड, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल होता है, पर जो सेटिस्फैक्शन होता है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, वो मिर्ज़ापुर से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों। अब थोड़ा मैम आपके लाइटर पार्ट को जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, मुझे लगता है और कोई क्वेश्चंस, क्योंकि ऑडियंस भी फिर आपसे सवाल करेगी लास्ट में। तो हम एक रैपिड फायर भी खेलेंगे और लाइटर क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि वो भी एस्पेक्ट लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने पढ़ा है कि आपको दही भल्ले और कुलचे छोले बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपका चीट डाइट क्या है? मुझे घर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है। राजमा चावल। अभी इनफैक्ट मैं यही सोच रही हूँ कि यहाँ जहाँ पे पटना आए हैं तो पटना क्या में क्या तो खाने राजमा को चावल मिलेगा। नहीं, लिट्टी चोखा मिलेगा। नहीं, लिट्टी चोखा नहीं, मतलब जनरली राजमा चावल बहुत पसंद है। पटना में तो लिट्टी चोखा, और क्योंकि हमारे घर में तो सत्तू बहुत पॉपुलर है। हाँ। तो बॉम्बे में मैं हफ्ते में 2-3 बार तो सत्तू का पराठा तो हम खाने को मिलता ही है। और चाट, चटपटा, मिर्ची वाला, ये सब मुझे बहुत पसंद होता है। गोलगप्पे। कभी भोजपुरी फिल्म करने का अगर मौका मिले तो करना चाहोगी? 100%, क्योंकि मुझे लगता है कि और भाषा। उसमें तो घर में भी एक्टर है, चैतन्य, वो बिल्कुल। मेल लीड में होंगे, फीमेल लीड में आप हो जाएंगे। Yes, और गाने कितने मजेदार होते हैं। हाँ, मतलब बहुत मजेदार। एक आध गाना कुछ याद है आपको? नहीं, वो हम जरूर नेक्स्ट टाइम हम याद करके आएंगे। अगर कभी एक दिन मौका मिले कि जागरण के पैन इंडिया फ्रंट पेज पे आपकी फोटो हो विथ न्यूज, तो कौन से न्यूज के साथ आना चाहोगी? आई थिंक अपनी कंट्री को प्राउड करना एक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं अपने काम से वो कर सकूं, जैसे जब मसान में हमने कान फिल्म फेस्टिवल में हम लोग गए थे, और जब हमारी स्क्रीनिंग वहाँ हो गई थी, तो विक्की, रिचा और मैं, हम लोग वापस आ रहे थे फ्लाइट में, तब हमें न्यूज़ मिला था कि फिप्रिस की जो अवार्ड होता है वो मसान को मिला था और वो इंडिया को मिला था। तो वो जो टीम इंडिया वाली फीलिंग हुई थी वो बहुत ही अच्छी थी। दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं वो चाहूँगी कि अपने काम की वजह से अपने देश को प्राउड करना। फ्यूचर में कहाँ कहाँ नजर आने वाली हैं आप? कहाँ कहाँ हम देख पाएंगे आपको, कौन से प्रोजेक्ट्स में? अभी कुछ ही महीनों में हम लोग स्टार्ट कर देंगे ये काली काली आंखें सीजन 2 का शूट, और अगले साल बिगनिंग में ही हम देखेंगे भौकाल। एंड आई एम वेटिंग फॉर इट, क्योंकि मैं, यस, आई एम गजगामिनी फ्रॉम मिर्ज़ापुर, बट आई एम ऑल्सो द बिगेस्ट फैन ऑफ द शो। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट कि आप सबका क्या रिएक्शन होगा। अब हम लोग फटाफट एक रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर में अगर आपने एकदम बेबाकी से आंसर दिया तो लिट्टी चोखा हैम्पर है, हमने रखा हुआ है, ये तो फिर वो जीतना पड़ेगा। एकदम अच्छा वाला। तो सबसे पहले सुबह उठ के श्वेता सबसे पहला काम क्या करती हैं? मैं एक्चुअली ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ, मैं थैंक यू बोलती हूँ, मैं हर हर महादेव बोलती हूँ, और मैं आई लव यू बोलती हूँ अपने आप को। जब भी मुझे कभी गुस्सा आ रहा होता है या जब भी मेरा मूड खराब होता है, तो मैं अपने आप को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलती हूँ, क्योंकि एंड ऑटोमेटिकली ना एक स्माइल आ जाती है। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। दिन किन 2 चीजों के बिना नहीं रह सकती हैं श्वेता? मेरे हस्बैंड जो हैं चैतन्य शर्मा, क्योंकि वो मेरे एंकर, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ हैं। और खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो मूड सेट होता है ना, तो वो हमेशा जब जैसे कोई मुश्किल वाले दिन होते हैं, जैसे बैक टू बैक अगर इंटरव्यूज़ भी हैं या शूट होता है, तो मैं हमेशा ये खाना पहले से ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी या लोग होंगे जिनकी वजह से मूड ऑफ हो सकता है। खाना इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो उसकी वजह से दैट कीप्स मी गोइंग। योर फेवरेट एक्टर?
बहुत सारे हैं तो, लेकिन रणबीर कपूर उनके साथ काम करना चाहिए। 100%। क्या बात है, एक सुबह उठी और बगल में रणबीर कपूर मिला तो फिर क्या करेंगे? स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए और स्क्रिप्ट अच्छी वाली होनी चाहिए। तो किसको, आयन मुखर्जी को बुलाएंगे, किसको, इम्तियाज आयान अली भी को? बहुत ही स्वीट है। लव स्टोरी विल बी ग्रेट एक्चुअली, यस दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्या और खुद रणबीर कपूर बन गई तो पहला काम क्या करेंगी? आलिया भट्ट को ढूंढेंगी? खुद रणबीर बन गई तो श्वेता त्रिपाठी शर्मा को ढूंढूंगी जिससे कि एक ऐसा कुछ क्रिएट हो, ऐसी कहानी क्रिएट हो जो हमेशा लोग याद रखें। फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ काम करना चाहती हो? टॉप ऑफ द लिस्ट अनुराग कश्यप एंड जोया अख्तर। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव होती तो सबसे पहला काम क्या करती? आई थिंक एजुकेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज सुबह ही इनफैक्ट मैं पापा और मैं हम लोग बात कर रहे थे फ़ोन पे, और ये जो पार्लियामेंट में जो हुआ था तो वही मैं समझने की कोशिश करी थी पापा से भी। तो वही कि एजुकेशन ना क्या होता है कि जहाँ पे अगर जहाँ पे बॉयज़ को फेवर किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे यही माइंडसेट है कि लड़कियाँ इन एनी वे कम हैं या फिर लेसर हैं दैन द बॉयज़, तो क्या होता है कि वो खाना तो कम मिलता है, वो तो होता ही है, पर ट्यूशन के भी लिए जैसे बॉयज़ को ज़्यादा फेवर किया जाता है। अब इसमें बॉयज़ की कोई गलती नहीं है पर लड़कियों की भी गलती नहीं है। तो मैं ये लोगों को समझाना चाहूँगी कि एजुकेशन अगेन लाइक लव शुड नॉट सी रिलीजन, कास्ट, जेंडर। इट इज़ एजुकेशन इज़ समथिंग दैट एवरीबडी शुड हैव द प्रिविलेज, शुड गेट द, ये तो मतलब हक है सबका। फेवरेट गाना? जब मैं इंस्टा पे थी तो वो गाना आया तो वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी सामने वाली खिड़की पे। दो लाइन तो, अरे नहीं मैं गाऊंगी तो आप सब भाग जाएंगे। नहीं, कोई बात बारिश नहीं। जो नहीं रोक पाई बारिश वो हो रही मेरी है ना, कोई आवाज की भागेगा वजह नहीं, से। हम लोगों ने बंद कर रखा है। दो तो लाइन। आप गाइए, साथ में गाते नहीं, हैं। मैं तो बिल्कुल खराब गायक हाँ, हूँ। तो नहीं नहीं। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस है वो मुझसे कुछ उखड़ा रहता है। खैर, आप सामने वाली खिड़की में रहेंगी मैम तो हम लोग दिन भर खिड़की खोल के देखते ही रहेंगे। थैंक यू अगर so much. गब्बर का डायलॉग गोलू गुप्ता बोलेगी, कितने आदमी थे रे सांबा, गोलू गुप्ता के स्टाइल में बोलना है तो कैसे बोलेंगी? कितने आदमी थे सांबा। और ये बिहार के ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? बिहार से कैसा रिश्ता है, ससुराल भी है आपका? बिहार के तो मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि जो छोटे त्यागी या बड़े त्यागी हैं, सिवान वाले, जो सिवान वाले, जो हमारी जान के पीछे अब पड़ने वाले हैं, तो उनको यही बोल दीजिए कि वो होंगे, लेकिन हम भी हैं मिर्ज़ापुर के और बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। बात। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे, बटाटा वड़ा आपका वो है इंस्टाग्राम आईडी है, तो बहुत सारे मैसेज आते होंगे, फैन आपके पीछे पड़ जाते होंगे, तो उनसे कोई वाकया है जहां एकदम फैन पीछे ही पड़ गया हो कि मैम जहां जा रही है हमको भी ले चलिए, फोटो खिंचवा दीजिए, ये वो कुछ? एक फ़ैन थे जो स्टार्टिंग में ही मिले थे और उन्होंने एक बहुत एक स्वीट चीज़ भी की थी, बट वो स्लाइटली बॉर्डरलाइन क्रीपी भी था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब आप किसी को अपना प्यार या अपनी फॉन्डनेस आप बता रहे हो, जता रहे हो, तो उस पर्सन के बारे में भी सोच लो। मतलब उस पर्सन को डर नहीं लगना चाहिए कि अरे मतलब क्या हो गया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की जो दुनिया है, एवरीबडी इज़ वेरी एक्सेसिबल। तो ये उन्होंने किया था कि 12 बजे जब मेरा बर्थडे था तो उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो डाला था अपना फेस को पूरा ऐसे कवर ववर करके, और मेरा बर्थडे केक काटा था और पीछे एक प्रेजेंटेशन थी मेरे सीन्स के और मेरे फोटोज़ और सबके साथ। तो मतलब इट वॉज वेरी स्वीट ऑल्सो, बट मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज क्या होता है कि लोगों को लगता है जो भी पब्लिक फिगर्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते। वो जानना एक डिफरेंस, बहुत फ़र्क होता है कि चाहे आप हमें अपने स्क्रीन पे देखते हो या फ़ोन पे देखते हो, लेकिन हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द आर्ट, ऑफ कोर्स फॉर द ऑडियंस। पर हम अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, तो और अगर वही रिस्पेक्ट और प्यार सबसे मिल जाए तो हम लोग भी खुश होंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया।